कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 8 का, जिसमें आज हम लोग मुख्यतः पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि वक्र क्या होता है। ठीक है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, यह कितने प्रकार का होता है। और उसके बाद यदि समय बचा तो हम लोग पढ़ेंगे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। क्लियर है। सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि वक्र क्या होता है। जनसंख्या वृद्धि वक्र क्या होता है। मैं कल जब क्लास हुआ था, लास्ट लेक्चर हुआ था, तो आप लोगों को क्या बोला था कि कोई भी एरिया का जो जनसंख्या घनत्व है उसको शो करता हूँ किससे? मैं एन से। किससे शो करता हूँ? एन से। क्लियर है कि नहीं? जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या, उसको किससे शो करता हूँ? एन से। जनसंख्या को कौन कौन प्रभावित करता है? जन्म दर। और कौन प्रभावित करता था? मृत्यु दर। जन्म दर क्या करता था? बढ़ाता था। मृत्यु दर घटाता था। याद आया? अच्छा, इमो माइग्रेशन जो रहता था वो क्या करता था? बढ़ाता था। इमो मतलब एंट्री हो रहा है, और इमो माइग्रेशन क्या करता था? घटाता था। क्या करता था? घटाता था। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये क्या करता था? घटाता था। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये तो जान डाले थे। इसके बाद मैं तुम लोग को क्या बताया था? आर क्या होता है करके। ठीक है, आर का मीनिंग क्या होता है? वृद्धि की इंट्रिंसिक दर या नेचुरल वैल्यू ऑफ क्या बोलना चाहिए तुमको? पॉपुलेशन। ठीक है ना, प्राकृतिक मान पॉपुलेशन का आर। ठीक है, बी माइनस डी से याद करते हैं। मान लो कोई पॉपुलेशन है, कोई पॉपुलेशन जो कि बहुत लंबे समय से है, कोई पॉपुलेशन है जो कि बहुत लंबे समय से पहले से उपस्थित है, तो उस जगह का जो वृद्धि रहेगा उसको दो चीज प्रभावित करेगा। एक तो वहाँ कितने लोगों का जन्म हो रहा है और कितने लोग उस वहाँ पास खत्म हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल वैल्यू। क्या बोल देते हैं? नेचुरल वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? क्या बोल देते हैं? नेचुरल वैल्यू आर को। अच्छा, दूसरा देखो, एक होता है, ध्यान से समझना, बी माइनस डी। अच्छा, कोई एरिया है जिसको बसाया गया है, वहां पास के पॉपुलेशन को कौन प्रभावित करेगा? यहां पास को कौन प्रभावित कर रहा है? जन्म दर और मृत्यु दर। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि रमन टोला को बसाया गया है, तो वहां जन्मे हुए व्यक्ति या मृत्यु हुए व्यक्तियों का संख्या जनसंख्या को निर्धारित करेगा क्या? नहीं। वहां पास कितने लोग वहां पास आकर के बसे, यानी कि वहां कितने लोग इमाइग्रेशन के, कितने लोग वहां से निकल गए, ये प्रभावित करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो 100 बात का एक बात, जो स्टेबल कम्युनिटी रहता है, मतलब जो पहले से स्थायी है, वो किसके ऊपर निर्भर करता है? जन्म और मृत्यु पर। क्लियर है ना? लेकिन जो नया बसाया हुआ जगह रहेगा वहां पास पॉपुलेशन कितने ऊपर निर्भर करेगा? दो चीजों के ऊपर, कि कितने लोग उस एरिया में नए आए और कितने लोग वहां से चले गए। क्लियर है? अच्छा, मैं क्या बोला था कि आर का मान जितना ज्यादा रहता है, एन का मान उतना ही ज्यादा रहता है। उनका मान क्या रहता है? ज्यादा रहता है। क्लियर है कि नहीं? यानी कि बर्थ का मान यदि एकदम ज्यादा, चलो 10 लोगों का जन्म हो रहा है और डेट कितने लोगों का है? मात्र 2 लोगों का, कितना आएगा? 8। और यदि इसका मान बढ़ रहा है तो जनसंख्या घनत्व भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? सबको समझ आएगा नहीं? अच्छा, ये देखना, आर और एन का जो गुणनफल होता है, मतलब कोई एरिया में पहले से कितना जनसंख्या है और कितने लोगों का जन्म हुआ और कितने लोगों का मौत हुआ, इसका जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है किसके? वृद्धि दर के, डेल एन अपॉन डेल टी। ठीक है, ये छाप के रखो तुम्हारे दिमाग में, ये फॉर्मूला है। क्लियर है? और मान लो प्रतिशत निकालना है कोई एरिया का, कोई एरिया का प्रतिशत वृद्धि दर निकालना है। ये तो नॉर्मल वृद्धि दर है, ये क्या है? वृद्धि दर। जहां आर बराबर क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं इसको, वृद्धि की इंट्रिंसिक वैल्यू। क्लियर है? ध्यान से समझना, आर और एन का गुणा, इसका मान बढ़ता है तो इसका मान भी बढ़ता है, दोनों का गुणनफल कर दिया, तो ये जो दोनों का गुणनफल है वो क्या कहलाता है? तुम्हारा वृद्धि दर। समय के अकॉर्डिंग कितना वृद्धि हो रहा है, डेल मतलब परिवर्तन, कितना वृद्धि हो रहा है जनसंख्या में। सीधा याद करना है फॉर्मूला, कोई ज़्यादा झंझट पालना है क्या इसमें? नहीं। कोई न्यूमेरिकल आएगा क्या? नहीं, सीधा याद रखना है। क्लियर है? दूसरा चीज याद रखना है, प्रतिशत वृद्धि दर। प्रतिशत वृद्धि दर, प्रतिशत वृद्धि दर कैसे निकालोगे? ये तुमको मान पता है, डेल एन बटे डेल टी। प्रारंभ में कितना था? प्रारंभ में कितना आबादी था, तो उसको क्या लिखूंगा मैं? एन नॉट। क्या लिखूंगा? एन नॉट। इसको अंश में लिखो और इसको कहाँ लिख दिए? हर में। और गुणा किसका कर दूं? मान लो मैं 100 का, किसका गुणा कर दूं? 100 का। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिशत वृद्धि दर। क्या बोलते हैं? प्रतिशत वृद्धि दर।
तो हम लोग कितनी चीज़ों का फॉर्मूला सीखे अभी? 2 चीज़ों का। सबसे पहले तो मैं तुम लोग को ये बताया था, ठीक है, कि ये आर क्या होता है। बी माइनस डी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? आर। और आर का मान ज़्यादा तो एन मतलब जनसंख्या घनत्व का मान भी क्या होगा? ज़्यादा। और आर इंटू एन जो रहता है वो बराबर होता है डेल एन अपॉन डेल टी के। और मान लो प्रतिशत वृद्धि दर लिखना है तो यही बस को उठाना, बटे में एन नॉट कर देना। 0 समय में कितना था, समझ आ रहा है कि नहीं? प्रारंभ में कितना था, गुणित क्या कर दोगे? 100। क्लियर है? क्या निकल जाता है? प्रतिशत वृद्धि दर। आने के चांसेस है क्या? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े क्या? ये हो गया। अब ध्यान समझना, कोई भी एरिया का जो वृद्धि रहता है ना वो 2 टाइप से बढ़ता है। कितने टाइप से बढ़ता है? 2 टाइप से। देखो, पहला होता है चरघातांकी वृद्धि, चरघातांकी वृद्धि, और एक होता है संभार तंत्र। क्या होता है? संभार तंत्र। समझने का कोशिश करो, ध्यान समझना। मान लो, ठीक है, तुम्हारे पास अपर्याप्त संसाधन है, अपर्याप्त बोल डाला जी, सॉरी, पर्याप्त संसाधन है। मतलब तुमको खाने के लिए असीमित क्या है? भोजन है। रहने के लिए आवास है। जीव को 2 ही चीज चाहिए, खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर। मनुष्य का कितना बेसिक नीड है? रोटी, कपड़ा और मकान। क्लियर है? जानवर है तो कपड़ा की जरूरत नहीं पड़ेगा ठीक है, रोटी और मकान, यहाँ तक क्लियर है? हम लोग जीवों के हिसाब से बात कर रहे हैं ना। चल इधर ध्यान दे तू सार, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो, ठीक है, असीमित रूप से संसाधन रहे, मतलब फुल खाना और रहने के लिए पर्याप्त जगह, तो कोई भी जो जीव है, कोई भी जो जीव है समय के साथ तगड़े से क्या कर सकता है? वृद्धि कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? इसी को बोला जाता है चरघातांकी वृद्धि। क्या बोलते हैं? चरघातांकी वृद्धि। जैसे कि ध्यान समझना, कोई एरिया है तो उस एरिया में देखो समय के साथ जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है, मान लो संसाधन क्या है? असीमित है। संसाधन कैसे है? असीमित। मतलब खाने के लिए फुल क्या है? खाना है, खाने के लिए फुल खाना है, रहने के लिए मस्त आवास है। क्लियर है ना? तो ऐसे स्थिति में क्या होता है? जनसंख्या समय के साथ एकदम तगड़ा से बढ़ते जाता है, ऐसे। क्लियर है कि नहीं? जनसंख्या क्या होता है? प्रारंभ में ऐसे धीरे से बढ़ता है, फिर एकदम बढ़ते जाता है। क्लियर है? इसको एक ऐसे उदाहरण से समझ सकते हो। एनसीईआरटी क्या उदाहरण दिया? एक राजा था, वो जो राजा था उसको शतरंज का शौक था। तो एक बार अपने एक प्रिय मंत्री था, उसको सजा देना पड़ गया उसको। तो उसका जो मंत्री था उसको राजा ऑफर दिया कि, ध्यान से सुनना, उसको ऑफर दिया कि तू मेरे शतरंज में हरा दे, मैं तेरे को छोड़ दूंगा। और दूसरा ये बोला कि यदि तू जीत जाएगा तो तू जो बोलेगा मैं वो दूंगा, ऐसा बोला। ठीक है, अब जो शतरंज का खेल शुरू हुआ, कौन जीत गया? मंत्री जीत गया। अब राजा उसको बोला कि तेरे को क्या चाहिए करके, तो वो बोला कि शतरंज में कितने खाने होते हैं? 64। कितने खाने होते हैं? 64। ऐसे कहिए, 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया, ऐसे बना लो पूरा। क्लियर है? वो क्या बोला कि मेरे को ना इस शतरंज में जितना यहाँ पास एक दाना रखना है गेहूं का, और उसका जस्ट 2 गुना किसमें चाहिए? दूसरा में। फिर तीसरे में कितना चाहिए? इसका 2 गुना। फिर इसमें किसका चाहिए? इसका 2 गुना। समझ आ रहा है कि नहीं? तो बोला बस इतना सा बात, ठीक है करते हैं करके। अब क्या हुआ? कहानी शुरू हुआ, चलो ठीक है तुमको गेहूं दिया जाएगा, उतना गेहूं दिया जाएगा। पहले वाले में कितना रखा? केवल 1 दाना। दूसरे वाले में 1 का डबल 2, तीसरे वाले में 2 का डबल 4, तीसरे वाले में 4 का डबल 8, तीसरे वाले 8 का डबल 16, 16 का डबल। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब उसमें फिर 32 का डबल। ऐसे करते करते 64 तक जब पहुंचा तो पूरे राज्य का गेहूं को कौन रख लिया था अपने पास? वो मंत्री। इतना ज़्यादा चरघातांकी वृद्धि होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो सेम टू सेम इसको यही उदाहरण से समझाने का कोशिश किया है। ध्यान से समझना कि मान लो, ठीक है, मान लो कोई जंगल है, ठीक है, वहाँ असीमित रूप से संसाधन है, मतलब खाने के लिए फुल खाना है, रहने के लिए फुल आवास है, अच्छा किसी चीज़ का कोई कमी नहीं है। तो जो जनसंख्या रहता है वो तगड़ा तेजी के साथ क्या होते जाता है? बढ़ता है। क्या हो जाता है? बढ़ता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और यहाँ पर डेल एन इज इक्वल टू डेल टी इज इक्वल टू क्या आता है? आर इंटू एन। और आर को मैं क्या लिखा था? बी माइनस डी इंटू एन। तो ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? डेल एन अपॉन डेल टी।
तो ये वृद्धि दर का क्या हो गया ग्राफ, किसके लिए, चर घातांकी। ये कैसे दिखाई दे रहा है, जेड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेड शेप कर्व। क्या बोलते हैं, जेड शेप कर्व। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। बी माइनस डी है क्या, वृद्धि की इंट्रिंसिक वैल्यू, क्लियर है ना, वृद्धि का इंट्रिंसिक दर बोल देते हैं, क्लियर है। अच्छा, इसका एक और फॉर्म आता है ना, ये तो एक फॉर्म में लिख दिया हूँ मैं, ठीक है। ये जो कर्व बनेगा इसके लिए समीकरण सूत्र ये है ना, डेल एन अपॉन डेल टी इज इक्वल टू बी माइनस डी इंटू एन, ये होता है। या फिर आर एन लिखते हो, अभी बताया था कुछ देर पहले, वृद्धि दर का फॉर्मूला। या तो फिर एक और फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एन टी इज इक्वल टू एन जीरो ई आर टी, ई का घात आर टी। ये दोनों फॉर्मूला बस याद रखना कि किसके लिए दिया जाता है, जेड शेप कर्व के लिए। क्या होता है, कैसा होता है, उतना ज़्यादा वैल्यू जाना नहीं है, इतना कंप्लीट हो गया, समझा डाला था मैं। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं इतना। जहाँ ये एन टी है, टी समय में कितना वृद्धि घनत्व है, एन जीरो मतलब क्या है कि प्रारंभ में कितना जनसंख्या घनत्व था, क्लियर है कि नहीं। ई क्या है तुम्हारा, लॉग, क्या है, लॉग ई लेते हो ना, लॉग ई है ये, क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। और आर क्या है, वृद्धि की इंट्रिंसिक दर, क्या है, आर क्या है, वृद्धि की इंट्रिंसिक दर। अरे सेम टू सेम, टी समय पर कितना जनसंख्या घनत्व है, जीरो समय पर कितना जनसंख्या घनत्व है, ये तो लघु गुणक है ई। और आर क्या है, वृद्धि की इंट्रिंसिक दर। आर बस को क्या बोलता हूँ, आर बस को क्या बोलना था, इंट्रिंसिक दर, इंट्रिंसिक दर, जिसका मान क्या होता है, बी माइनस डी, कितना बर्थ हो उसमें से घटा देना रहता है किसको, डेथ को, क्लियर है कि नहीं। ये ग्राफ भूलोगे थोड़ी नहीं ना। कौन सा ग्राफ है, चर घातांकी वृद्धि वक्र, क्या बोलते हैं इसको, चर घातांकी वृद्धि वक्र, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, क्लियर है। लेकिन क्या, अच्छा ये किसके लिए लागू होता है, कीटों के लिए। कीड़ों का देखना संख्या तगड़ा से बढ़ता है, पतंगा देखो जो आता है अभी बारिश के टाइम में, बतर कीरी रही, एकदम तगड़ा से आता है, एक साथ इतना वृद्धि कैसे हो गया। कई बार देखना एक कीड़ा एक साथ एक समूह में रहता है, गांव में देखना लाल कलर का रहता है, सवनाही कीड़ा बोलते हैं ना, ठीक है। तो देखो, तो वो सावन कीड़ा रही, याद आया एकदम, ऐसा बोला, ठीक है। मही कीड़ा एक जगह रहता है कई बार, हाँ। तो वो कैसा ग्रोथ कर्व वाला है, चर घातांकी वाला, कैसा वाला है, चर घातांकी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। चलो, तो पहला ग्रोथ कर्व हो गया। दूसरा देखो, संभार तंत्र, क्या बोल रहा हूं मैं, संभार तंत्र, ठीक है ना। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था वरहल्स्ट पर्ल, ठीक है ना। इसका नाम यहाँ पास दिए है कि नहीं, एक मिनट ना रुको, वरहल्स्ट पर्ल, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ, क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ। कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, वरहल्स्ट पर्ल नामक वैज्ञानिक ने, क्लियर है ना। तो इसके नाम से भी बोल देते हैं ना कई बार कर्व, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं संभार तंत्र, क्या बोलते हैं, संभार तंत्र। सेम टू सेम वैसे ही रहेगा ना। ये इधर, इधर क्या रहेगा, टाइम, इधर क्या रहेगा, जनसंख्या। जनसंख्या किससे शो करते हैं, एन से, किससे शो करते हैं, एन से। अब ध्यान दो, समझने का कोशिश करो। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है कि असीमित रूप से संसाधन है, नहीं। एक निश्चित लेवल होगा, जैसे कि कोई महासमुंद का जंगल है, महासमुंद के जंगल का कैपेसिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 हाथियों को पाल सकता है। 20 हाथी के लायक बस यहाँ पास क्या है, संसाधन रहने के लिए उसके जगह है, उसके लिए पर्याप्त फूड है। उससे ज़्यादा होगा तो क्या उसका जनसंख्या बढ़ेगा, क्या नहीं। यानी कि ये बोलता है, ये ग्रोथ कर्व, और यही रियलिटी में है कि जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में है, संसाधन है वो सीमित मात्रा में है, भोजन जो है वो कम सीमित मात्रा में है, रहने के लिए जो आवास है वो भी सीमित मात्रा में, और उसी को बोलते हैं कैरिइंग कैपेसिटी। किससे शो करते हैं, कैसे, कैरिइंग, कैरिइंग कैपेसिटी, कैपेसिटी, ठीक है ना। क्या होता है, कैरिइंग कैपेसिटी होता है, संभार। ध्यान समझना, प्रकृति में आवास का ध्यान समझना। कोई भी जो जीव है वो अपना अधिकतम वृद्धि करेगा, मतलब मान लो इस जंगल का कैपेसिटी 10 हाथी को पालने का, केवल 10 को पालेगा। कोई जंगल है उसका 100 हाथी को पालने का कैपेसिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने को पालेगा, 100 को। उसके ज़्यादा और आगे ग्रोथ उस जनसंख्या का होगा क्या, नहीं। और इसी को बोल देते हैं क्या, कैरिइंग कैपेसिटी। वो कितना कैरी कर सकता है, कितना उसका कैपेसिटी है, क्लियर है ना, कोई एक जनसंख्या को रखने के लिए, क्लियर है। इसका कर्व कैसे बनता है, ध्यान दो। प्रारंभ में एकदम मस्त तगड़ा से बढ़ता है,
ऐसे बढ़ते जाएगा और ऐसे जा कर के जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी क्या आता है के, क्या आ जाता है कि ये एन है ना, और यहाँ पर जैसे ही मान आ गया किसका के का, 1 मिनट रुको, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी क्या आ गया, मान के आ गया, ये देखो कैरिंग कैपेसिटी किसका मान आ गया के का, तो ये क्या हो गया जनसंख्या, अब क्या हो गया नियत हो गया, क्या हो गया नियत हो गया। क्लियर है। ये कौन सा शेप दिख रहा है, एस शेप, कौन सा शेप वक्र है, एस शेप। क्लियर है, हल्का से एस शेप दिख रहा है, इसी को बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व, सिग्मॉइड कर्व क्या बोला जाता है, सिग्मॉइड कर्व। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। मतलब कोई जनसंख्या वो वृद्धि करेगा, लेकिन कब तक, जब तक संसाधन है, सीमित संसाधन रहेगा तो उसका ग्रोथ एक निश्चित टाइम के बाद होगा क्या नहीं। समझ आ रहा है ना। यहाँ पास पहले वाले में ऐसे बनता था डायरेक्ट सीधा, और ये वाला कैसे आ गया, पहले बढ़ा, धीरे से स्थिर हुआ, फिर जाकर के क्या हो गया, रुक गया, क्या हो गया, रुक गया। क्लियर है ना। ये जो रीजन जहाँ पास स्टेबल हुआ है, इस रीजन को बोलते हैं एसिम्प्टोट, टूट। हाँ क्लियर है ना, एसिम्पोट, एक बार देख लेना, एसिम्पोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिम्पोट बोलते हैं। क्लियर है। जब पॉपुलेशन कहाँ तक पहुँच जाता है, कैरिंग कैपेसिटी के तक। क्लियर है। इसके लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो डी एन बाई क्या था, डी टी इज इक्वल टू आर इंटू क्या था, एन था, ऐसा था, याद आया कि नहीं। डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, अरे पहला वाला ये देख, डी एन बाई डी टी, या डेल लिखा हूँ मैं, डेल लिखो या डी, डेल रहता है बड़े परिवर्तन के लिए और डी रहता है छोटे परिवर्तन के लिए। क्लियर है ना। तो डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर इंटू एन। यहाँ पास बस कैरिंग कैपेसिटी लगाना है के माइनस एन बटे के, नया फॉर्मूला गुना बस कर देना है के माइनस एन बटे के। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला बन गया के माइनस एन बटे के, जहाँ के बराबर क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, पोषण क्षमता। और देखो कैरिंग कैपेसिटी या पोषण क्षमता हिंदी में। क्लियर है। और इतने को बोलते हैं के माइनस एन के, इतने को के माइनस एन बटे के को वातावरण प्रतिरोध, क्या बोल देते हैं, वातावरण प्रतिरोध, क्या बोल देते हैं, वातावरण प्रतिरोध। समझ आया कि नहीं। ओनली के बस को क्या बोलते हैं, पोषण क्षमता, और के माइनस एन बटे के को क्या बोलते हैं, वातावरण प्रतिरोध। वातावरण प्रतिरोध लगा रहे, समझ आ रहा है कि नहीं, कि नहीं सीमित मात्रा में है भाई खाना, सीमित मात्रा में है भाई आवास, इससे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ इस एरिया का नहीं सकता। क्लियर है। और ये वाला जो ग्रोथ कर्व है, ये वाला जो हमारा ग्रोथ कर्व है, ठीक है ना, वो रियल है, ये लागू होता है। क्लियर है कि नहीं, सबसे ज़्यादा जैसे हाथी के लिए, बड़े जीवों के लिए मेनली लागू यही होता है। क्लियर है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो हम लोग ग्रोथ कर्व कितने टाइप का देख लिए, 2 टाइप का। कितने टाइप का देखे, 2 टाइप का। एक जो ग्रोथ कर्व है, ध्यान देना, एक जो ग्रोथ कर्व है उसको हम लोग कौन सा बोले, जेड शेप कर्व। क्या बोले, जेड शेप कर्व। इधर लगा देते हैं जनसंख्या और इधर रखते हैं किसको, टाइम को, इसको रख दिए टाइम को। तो हम लोग क्या देखे थे कि ध्यान से समझना, जनसंख्या जो है समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर है। ये कौन सा ग्रोथ कर्व है, जेड शेप। कौन सा शेप है, जेड शेप। कोई कैरिंग कैपेसिटी लगा है क्या, नहीं। क्लियर है। और एक जो ग्रोथ कर्व देखे हो, एक जो ग्रोथ कर्व देखे वो कैसे देखें, बढ़ रहा है, लेकिन एक समय के बाद क्या हो गया, रुक गया। और यहाँ पास क्या लग गया था, कैरिंग कैपेसिटी। क्या लग गया था, कैरिंग कैपेसिटी, वातावरण प्रतिरोध की। क्लियर है। और ये क्या है, एन, और ये क्या लिख दिया मैं, टी। तो इसके लिए समीकरण बताओ तो, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर इंटू एन। ये इसके लिए है, किसके लिए, जेड शेप के लिए। और इसके लिए कौन सा, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर इंटू एन, बट इंटू में क्या है, के माइनस एन बटे के। क्लियर है। इसको बोलते हैं जेड शेप कर्व, और इसको क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड कर्व। क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड कर्व या एस शेप कर्व। क्लियर है। वर्लहर्स्ट पॉर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ऐसा करके उसका नाम से बोलते हैं। क्लियर है ना। क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है। वास्तव में कभी भी असीमित संसाधन होता नहीं है। क्लियर है। यानी ये वाला ग्रोथ कर्व बहुत कम जीव दिखाते होंगे, चरघातांक की वृद्धि वाला। क्लियर है। लेकिन
अधिकतर जितने भी जीव हैं कौन से कर्व दिखाते हैं, एस से। इसमें भी अलग अलग अवस्था होता है, लैग फेज, लॉग फेज, लैग फेज आता है, लॉग फेज आता है, सिग्मोइड फेज आता है, फिर आता है एसिम्प्टोट। क्लियर है, लेकिन उसके बारे में डिटेल पढ़ना नहीं है, नाम बस याद रख लेना, लैग फेज, लॉग फेज, सिग्मोइड और एसिम्प्टोट। क्लियर है, ये मिल जाएगा। लास्ट वाला बस याद रखना है, लास्ट वाले में ना यहाँ पास ना आर का मान बराबर हो जाता है किसके, सॉरी आर बोलता हूँ जी, एन का मान बराबर हो जाता है किसके, के। क्लियर है, और यहाँ पर शुरुआत में ना आर ध्यान देना, के का मान ना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, के का मान बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है इससे, एन से, ऐसा रहता है शुरुआत में। ठीक है, नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना ये वाला। क्लियर, आगे बढ़ जाए क्या, क्लियर है। इसके बाद तुम लोग को जेड शेप में और एस शेप में क्या करना है, अंतर, क्या करना है, अंतर। क्लियर है, ये अंतर इसी प्रकार के पॉपुलेशन में पाया जाएगा, ये कोई भी पॉपुलेशन में पाया जा सकता है। क्लियर है, उसके बाद इसमें लिख सकते हो कि यहाँ साम्यता इसमें कभी भी मिलेगा क्या, नहीं, लेकिन इस वाले में साम्यता मिल सकता है। यहाँ कैरिंग कैपेसिटी पाया जाता है, यहाँ कैरिंग कैपेसिटी नहीं पाया जाता है। क्लियर है, फिर इसका समीकरण लिख देना, इसका लिख देना, नोट्स हमें मिल जाएगा, अंतर आपको खुद करना है। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है, अच्छा दो टॉपिक सुन लो ना, एक होता है पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन, समष्टि उच्चावचन, ठीक है ना, एनसीईआरटी में है नहीं लेकिन तुम्हारे में है, समष्टि उच्चावचन। समष्टि उच्चावचन, उच्चावचन, फ्लक्चुएट हो रहा है, मान बोलते हैं ना, ध्यान समझना, फ्लक्चुएट होना, देखो कोई, ध्यान समझना, कोई पॉपुलेशन है, ठीक है ना, प्राकृतिक अवस्था है, कोई जगह का पॉपुलेशन कहाँ चला गया है, साम्यावस्था में चला गया है। कहाँ चला गया है, साम्यावस्था, मतलब जितने लोगों का जन्म हो रहा है उतने लोगों का मृत्यु हो रहा है, जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग जा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन उसका जो मान है एग्जैक्ट हमेशा नहीं आएगा साम्यावस्था। जैसे कोई जगह का पॉपुलेशन 10,000 है, ठीक है, तो 10,000 है तो ऐसा नहीं होता कि 900 लोग जन्म ले रहे हैं तो 900 लोग मर रहे हैं, 900 लोग आ रहे हैं तो 900 लोग जा रहे हैं। मतलब हमको एग्जैक्ट क्या बोलना चाहिए, 9,100 लोग हमेशा रहेंगे ऐसा पता है, रहता है क्या, नहीं, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। मतलब कोई पॉपुलेशन कभी साम्यावस्था में पहुंच भी जाए, कोई पॉपुलेशन मान लो साम्यावस्था में पहुंच भी जाए तो भी उसका जो मान होता है कभी बढ़ सकता है कभी घट सकता है। उसी को बोलते हैं क्या, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। किसी जनसंख्या में, ध्यान समझना, किसी जनसंख्या में, ठीक है, मान लो जन्म लेने की संख्या और मृत्यु लेने के वाले व्यक्तियों की संख्या, या बाहर से आए हुए लोगों की संख्या, या यहाँ से निकल गए लोगों की संख्या हो रहा है, वो बराबर है ऐसा बोल रहे हैं। तो कौन सा अवस्था आ गया, साम्यावस्था। और हम लोग बोलेंगे साम्यावस्था में मान एकदम निश्चित रहेगा, लेकिन उसमें भी 19-20 का फर्क रहेगा। जितना तुम साम्यावस्था निकालोगे ना, उससे क्या पता 100-200 लोग एक्स्ट्रा हो सकते हैं या 100-200 लोग कम हो सकते हैं। आया समझ में, इसी को बोलते हैं क्या, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। क्लियर है, अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं समष्टि साम्यावस्था क्या होता है। समष्टि साम्यावस्था, देखो कोई एरिया में पॉपुलेशन शुरुआत में धीरे से बढ़ना शुरू हुआ और एकदम अचानक से फिर बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और एक टाइम आएगा एकदम चरम सीमा आएगा, हाँ अब इसके बाद संख्या बढ़ेगा क्या, नहीं, वो उसका क्या हो गया, मैक्सिमम। क्या हो गया, मैक्सिमम। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, समष्टि साम्यावस्था। क्या बोलते हैं, समष्टि साम्यावस्था। दो वर्ड समझ आएगा नहीं। साम्यावस्था के बाद में 19-20 का फर्क हो सकता है, वो क्या है, उच्चावचन, फ्लक्चुएशन। और साम्यावस्था तक पहुंचा, मतलब मान लो यहाँ का आबादी कितना था, 10 था। एक नया एरिया है रमन टोला, रमन टोला का आबादी कितना है, मान लो अभी 10 लोग, 10 घर बस बना था, लेकिन एक टाइम ऐसा है ना कि अभी 200 घर बन गया वहाँ पास। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना बनेगा, 250, 50 और बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 50 और। उसके बाद वहाँ जगह रहेगा क्या, नहीं, मतलब वो अपने कहाँ पास पहुँच गया, साम्यावस्था में। कहाँ पहुँच गया, साम्यावस्था, चरम सीमा में पहुँच गया, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं क्या, समष्टि साम्यावस्था। क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन नेक्स्ट टॉपिक है क्या, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। हेडिंग डालो, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। ठीक है, एकदम छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से देखो।
कोई भी एरिया में ध्यान समझना, डार्विन चचा था, डार्विन ने बात किया था किसके बारे में, फिटनेस के बारे में, किसके बारे में, फिटनेस के बारे में। और फिटनेस का मीनिंग होता था उसका रिप्रोडक्शन, क्या होता था उसका मीनिंग, रिप्रोडक्शन। और ध्यान से देखो, कोई भी जो, ध्यान देना ना, डार्विन क्या बोलता था कि कोई भी जाति रहेगा, कोई भी स्पीसीज रहेगा, तो वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। वो फिट रहने के लिए, उस एरिया में फिट रहने के लिए अपने आप को क्या बनाता है, योग्य बनाता है। कोई भी जीव का कितना उद्देश्य है जिंदगी का, दो, पहला जीवित रहना, दूसरा रिप्रोडक्शन करना, जनन करना। बताया था मैं, जीव के जिंदगी का केवल कितना उद्देश्य है, दो, एक जीवित रहना और दूसरा जनन करना। और जनन करना ही क्या कहलाता है, तुम्हारा फिटनेस कहलाता है। किसके अनुसार, डार्विन के अनुसार। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोलता है कि जो जितना भी स्पीसीज रहते हैं ना, ठीक है, जिस हैबिटाट में रहता है, तो वो अपने रिप्रोडक्शन फिटनेस को, रिप्रोडक्शन फिटनेस को क्या करना चाहता है, मैक्सिमाइज करना चाहता है, मैक्सिमम करना चाहता है। क्लियर है कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा संतति हो, ये चाहता है। क्लियर है कि नहीं, कोई भी स्पीसीज है वो अपनी जनसंख्या में क्या करना चाहता है, वृद्धि करना चाहता है। क्लियर है, लेकिन उनके उद्विकास के आधार पर, उनके इवोल्यूशन के आधार पर, उनका जो प्रतिजनन चक्र, संतति उत्पन्न होने की जो दर है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। क्लियर है कि नहीं, किसके आधार पर बोल रहा हूँ, इवोल्यूशन के आधार पर, उद्विकास के आधार पर। जैसे कि एक उदाहरण देकर के समझाया है कि कुछ जो जीव रहते हैं जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करेंगे, जीवन काल में एक बार बस प्रजनन करेंगे, एक बार बस क्या होता है, प्रजनन। कौन, सैल्मन फिश, सलमान खान मत बोल देना, सैल्मन फिश। और क्या है, बैम्बू, ठीक है, बांस। जीवन काल में केवल और केवल कितने बार प्रजनन होगा, इनमें केवल एक बार। क्लियर है। अच्छा, ध्यान से समझना, कई जीव, ध्यान देना, कई बार प्रजनन होता है जीवन काल में, कई बार जीवन काल में क्या होता है, प्रजनन होता है। जीवन काल में क्या होता है, प्रजनन। जैसे कि बर्ड्स है, कई बार बच्चे दे सकते हैं, मैमल्स है, कई बार बच्चे दे सकते हैं। क्लियर है, जीवन काल में कई बार प्रजनन। लेकिन हाँ, ध्यान से समझना ना, एक होता है छोटे साइज के जो जीव हैं, छोटे साइज के जो जितने भी जीव होते हैं, छोटे साइज के जितने भी जीव होते हैं, ठीक है ना, उनका संतति उत्पादन दर क्या होता है, एकदम ज़्यादा होता है। देखना, क्लियर है, संतति उत्पादन दर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा। उदाहरण के लिए समझने का कोशिश करो, छोटे साइज के, जैसे कि कोई भी जीव बोलो, कोई कीड़ा है, क्लियर है ना, तो बहुत ज़्यादा अंडा देते हैं। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। या फिर मछली ही देखो, मछली है, बहुत ज़्यादा क्या करता है, वो अंडे देता है। क्लियर है कि नहीं। तो छोटे साइज को जो जीव रहते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, ध्यान से समझना, संतति का जो उसका उत्पादन दर होता है वो बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा। लेकिन जो बड़े साइज के जीव होते हैं, बड़े साइज के जो जीव जनन तो कई बार कर सकते हैं, लेकिन संतति उत्पादन दर क्या होता है, बहुत ही कम। जैसे कि एक हाथी अपने जीवन काल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे पैदा कर सकेगा, 10। बड़े साइज का जीव है, समझ आ रहे हैं ना। तो बड़े साइज के जो जीव होते हैं, ठीक है ना, वो कम संख्या में संतति उत्पादन करते हैं। जैसे मैमल्स है, मैमल्स और फिश, मैमल्स और कौन है, फिश। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। यानी कि ये जो कैपेसिटी है ना, अलग अलग जीवों का अलग अलग, वो जिस आवास में रहा, वो जिस आवास में रहा, उसके हिसाब से वहाँ का पास का जो बायोटिक और एबायोटिक घटक था, वो डिसाइड किया कि वो अपने जीवन काल में कितना बच्चा उत्पन्न कर सकता है और कितना नहीं। क्लियर है कि नहीं। और इसी को बोला जाता है क्या, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। क्या बोला जाता है, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। 100 बात का एक बात, सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, ऐसे दो जीवों का नाम बताइए जो अपने जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं, सैल्मन फिश और बैम्बू। क्लियर है, यही वाला क्वेश्चन बस आता है। क्लियर है। ये किससे उत्प्रेरित है, ये कॉन्सेप्ट डार्विन से। किससे, डार्विन से। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग मिलेंगे किसके बारे में पढ़ते हुए, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास।